ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर एक बच्चे को अपने एग्जाम से पहले जानना जरूरी है। और आज इस सपोर्ट टाइम के चैनल पे आपका भाई आपको बताएगा कि हमें एग्जाम से पहले ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं जो हमें जाननी जरूरी है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो इसमें बात के टिप्स है ना, वो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, हो सकता है आप वो गलती कर बैठे। हम अपनी तरफ से भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो ज्यादातर इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब मेन ये 10th वालों के लिए है। साथ ही साथ जिन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। हो सकता है कि कभी कभी आपके भी ये काम आ जाए, हो सकता है आपको भी कुछ नॉलेज मिल सके, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जब बच्चे फर्स्ट बार बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं ना, तब वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और वो कई सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं या फिर इन चीजों को एग्जाम के टाइम पे अपनाते नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम ऐसे 5 टिप्स बताएंगे जो आप अपने एग्जाम में जरूर फॉलो करें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छोड़ ना पाए। तो अब जानते हैं हम अपने सबसे पहले टिप के बारे में, और वो हमारी सबसे पहली टिप है। शायद ये सब आप जानते भी होंगे, लेकिन भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें ये सब चीजें बतानी चाहिए। तो हमारी पहली टिप में ये है कि आप अपना एक ज्योमेट्री बॉक्स ले जाएं, और उस ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए वो आपको हम बताते हैं। आप कम से कम 2 पेन ले जाएं, एक तो ब्लू और एक ब्लैक, और अपने पास एक्स्ट्रा भी रखें, मतलब आप 2-2 के पेयर भी बना सकते हो। 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन। साथ में उस ज्योमेट्री बॉक्स में और क्या क्या होना चाहिए वो बताते हैं आपको। एक पेंसिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अपने पेपर में लिखते हो तो कहीं पर हमें ऐसी जरूरत पड़ती है जिसके आंसर में हमें डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, और उस डायग्राम से हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, जिससे आप अपने आंसर और अच्छे से दे सकते हैं। तो हमें पेन के साथ साथ एक पेंसिल रखनी है, साथ ही साथ शॉर्पनर, इरेजर एंड अदर थिंग्स जो आपको लगता है कि जरूरी है। अगर आप शॉप से बाय भी करते हो ना किसी ज्योमेट्री बॉक्स को, उसमें वो सारी चीजें एडिशनल आती हैं, तो वो सारी चीजें आप ले जाएं। और मैं अपने साथ 2-2 के पेयर बना के पेन जरूर रखें, क्योंकि अगर एक भी पेन अगर आपका खराब निकलता है या फिर लिखने में दिक्कत करता है, उसकी जो इंक है वो खराब हो जाती है, तो वो दूसरा पेन आपका काम आ सकता है उस टाइम पे, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने कहा कि 2-2 के पेयर्स बना के रखना। और जब आप पेन लेते हो ना, तो भाई घर से एक बार चेक कर लिया करो कि ये पेन लिख भी रहा है नहीं लिख रहा है। और अपने पास ऐसे पेन रखो जो स्पीड लिखते हो, मतलब जिनसे आपको लिखते वक्त स्पीड बढ़े। अगर आप ऐसे पेन लेते हो जो आपके फिंगर को प्रॉब्लम करती है या फिर आपके फिंगर में पेन हो जाता है, तो ऐसे पेन ना रखें, क्योंकि आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए गलत है। तो फर्स्ट टिप हमारी ये थी कि अपने साथ एक ज्योमेट्री बॉक्स रखें और उसमें ये सारी चीजें रखें। भाई कई सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि ये तो आप बच्चों जैसी बातें बता रहे हैं हमें, लेकिन मुझे लगा कि कई सारे बच्चे नए होते हैं और हमने खुद ये समझा कि हमने इस चैनल पे हर एक चीज का जिक्र करना है जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स ना पाए, तो हमारे इन सब चीजों को करना जरूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड टिप के बारे में। वो टिप क्या है, तो इस टिप को भी आप ध्यान से समझना कि जब आपका एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलती है, जिसमें आपको नाम, रोल नंबर वगैरह वगैरह फिल करना होता है। तो हमें फर्स्ट के 15 मिनट मिलते हैं ये सब करने के लिए, तो जल्दी से हमें ये करना है। और उसके ठीक 15 मिनट बाद हमें पेपर मिलता है, और जब होती है हमें हेजिटेशन, तो ये सब हेजिटेशन नहीं करनी है हमें। जब हमें पेपर मिलता है तो हमें 15 मिनट उस पर लगाकर अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि सारे क्वेश्चन कैसे हैं। जितने भी पेज का पेपर आता है आपका, उसमें या तो 30 क्वेश्चन होते हैं या फिर हो सकता है किसी में कम ज्यादा भी हो, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो वो हर एक क्वेश्चन को एक बार देखो, 15 मिनट अच्छे से पढ़ो, और उसमें ये चेक करो कि आपको अच्छे से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चेक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। मतलब हमें जो क्वेश्चन पहले आते हैं उन्हें हमें पहले करना है, और जो बाद में आते हैं तो उनको बाद में टाइम दो। तो ये थी हमारी दूसरी टिप। और अब बता रहे हैं हम आपको तीसरी टिप, जो कि भाई इसी से मिलती जुलती है और भाई आपके बहुत काम आएगी ये भी। तो जब आपने ये सब चेक कर लिया कि पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, और अब ये डिसाइड करो कि आपको पहला कौन सा करना है और बाद में कौन से करना है। और जब हम ये करते हैं ना, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे क्वेश्चन आंसर के नंबर आगे पीछे हो जाते हैं ना। जैसे माना कि आपको 11वां नंबर वाला क्वेश्चन पहले आ रहा है और आप ऊपर से 1 से लेकर 6 तक आप करते रह रहे हो, तो आपने ये 6 क्वेश्चन किए और उसके बाद आपको लगता है कि आप 11 क्वेश्चन मुझे करना चाहिए। तो आपने ये करना है कि अपने आंसर शीट में वही नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 11, और उसी के नीचे आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 11। समझ रहे हो ना? मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो। तो भाई बहुत से बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखते हैं और उस क्वेश्चन का नंबर कुछ और डालते हैं। तो इससे ये होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, जो चेकिंग करता है आपके आंसर शीट को, वो कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हो रिजल्ट, कि मतलब अगर वो कंफ्यूज होगा तो आपका आंसर भी गलत ही समझेगा। तो इसलिए हमने एग्जामिनर को कंफ्यूजन में नहीं डालना है और भी इतना अच्छा काम करके आना है कि वो हमें नंबर पे नंबर देते जाए। और कई बच्चे ये गलती भी करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन पेपर मिला होता है ना, वो फिर ये करते हैं कि वो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन हमें पेपर में मिला है
तो उसे वापस से लिखेंगे और तब जाके उसका आंसर लिखेंगे। तो भाई ये गलती नहीं करनी है कि मतलब हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है उसमें, हमें तो केवल आंसर देना है। केवल उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिखना है, उसका आंसर नंबर डाल के, क्योंकि ये केवल टाइम वेस्टिंग का काम है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ना करें, क्योंकि आपका केवल टाइम वेस्ट जाएगा और ये करके कोई फायदा भी नहीं होता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर ही इसलिए मिला है कि आप केवल डायरेक्ट आंसर करते जाओ। तो मैंने इस टिप को इसलिए रखा इसमें क्योंकि कई सारे बच्चे पहली बार में ये सारी गलतियां करते हैं, तो इसलिए भाई ये मत करना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा खाली। तो अब हमारी तीसरी टिप जानने के बाद आप जानते हैं हम अपनी फोर्थ टिप के बारे में। और भाई ये एक नॉर्मल टिप ही है, जिसे आप एक सिंपल टिप कह सकते हो। तो वो है कि अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बनाना, मतलब अपने हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान देना कि आप कैसे लिख रहे हो, वो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी लग रही है ना लग रही है। क्योंकि एग्जामिनर आपके हैंड राइटिंग पे जाता है और ये देखता है कि उस बंदे ने लिखा कैसा है। अगर उसको हैंड राइटिंग अच्छी लगती है और जो आंसर लिखा है वो भी उसे अच्छा लगता है, तो वो आपको फुल बाय फुल मार्क्स देगा ही। और ये 100% गारंटी है। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखते हो और आपने उसका आंसर भी अच्छा लिखा है, तो हमें अपनी हैंड राइटिंग में बहुत फोकस करना है। मतलब कि अपने थोड़ा सा जो वर्ड लिखते हो ना, उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दिया करो बीच बीच में। ये नहीं कि हम चिपका के लिख रहे हैं, अपने आंसर शीट में पूरी खिचड़ी बना दी, तो भाई ये नहीं करना है। और जितना सुंदर आप लिखोगे ना, उतने ही सुंदर मार्क्स भी मिलेंगे आपको। तो अपनी हैंड राइटिंग को भी बहुत अच्छी बनाना, ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाए आप पर, आपकी हैंड राइटिंग पर, और आपको नंबर देने से चूके ना। तो ये थी हमारी चौथी टिप, जिसे आप एक सिंपल टिप भी कह सकते हो, लेकिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी बनाना। और अब बात करते हैं हम अपनी पांचवी और फाइनल टिप के बारे में, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये गलती करते हो और इसे आपने अच्छे से नहीं समझा, तो आप ये गलती कर भी सकते हो और आपको नुकसान भी हो सकता है। मतलब आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो वो हमारी फाइनल टिप है कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है ना, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है और अब आपकी बारी आती है कि आप उस आंसर शीट को सबमिट करें। जो क्लास में टीचर्स होते हैं वो उन्हें सबमिट करते हैं। तो जब आप उसे सबमिट करने जाते हो ना, तो एंड तक वहीं पर ही रहो, जब तक आपके टीचर आपको जाने की परमिशन नहीं देते हैं। और जब भी बाहर निकलो, उनसे परमिशन मांग के जाओ कि सर मैं आप जा सकता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे ही चले जाते हैं। और आपने उस टाइम पे ध्यान देना है कि आपकी आंसर शीट उस टीचर ने अच्छे से रखी है या ना रखी है। मतलब अपनी तरफ से भी ध्यान देना कि आपकी आंसर शीट अच्छे से रख देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सारे आंसर शीट एक साथ बात के जाते हैं, तो उसमें कई सारी शीट्स छूट जाती हैं। मतलब उस टाइम पे बहुत जल्दीबाजी रहती है सबको, तो जाने अनजाने में ये गलती हो जाती है। तो आपने अच्छे से देखना है कि आपकी बुक छूट तो नहीं रही है, तो ये ध्यान रख के जरूर जाना है। और जब आपको लगता है कि मेरी बुक तो सेफ है, मतलब अच्छे से सबमिट हो गई है और पूरे गड्ढे में अच्छे से बच चुकी है, तो उसके बाद अपने टीचर से परमिशन लो, तब जाके बाहर निकलो। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपने कोई भी बी कॉपी ले रखी है, मतलब जो आपको पहली आंसर शीट मिली थी वो आपकी भर चुकी थी और आप दूसरी बुक के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो इस कंडीशन में ये जरूर ध्यान देना कि आपने पहले आंसर शीट के साथ दूसरे आंसर शीट को बांधा या ना बांधा। ये जरूर ध्यान रखना, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो भाई ये सारी गलतियां पहले बार में बच्चे करते हैं, और कभी कभी तो जिन्हें एक्सपीरियंस है वो भी कर बैठते हैं। तो हमें लगा कि इन सब बातों के लिए डिस्कस करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको भी लगता है कि हाँ कई सारे बच्चे नए जो होते हैं वो ये सारी गलतियां कर देते हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें और नीचे हमें आप कमेंट भी करें। और भाई यदि इस चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और साथ ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।